हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू आईमेड फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई होप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो जेनेटिक लेवल का था। ठीक है, ये वाला जो इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड डीएनए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स आपको पता ही हो गया होगा। ठीक है, और जेनेटिक्स क्या है? अच्छा, जेनेटिक्स के फादर क्या है ये तो पता ही होगा सब। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल थे। ठीक है, ठीक, मेंडल। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। इनहेरिटेंस पैटर्न एंड देयर जेनेटिक बेसिस वर फर्स्ट स्टडी बाय मेंडल। ये पहले मैंने बताया इसके बारे में। इनहेरिटेंस पैटर्न का जो हम लोग स्टडी किया था सबसे पहले मेंडल ने किया था, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस का। आगे देखते हैं। द नेचर ऑफ फैक्टर कंट्रोलिंग इनहेरिटेंस वाज अनक्लियर एट मेंडल टाइम। मेंडल के टाइम पे ये क्लियर नहीं था, बस उन्होंने कह दिया था कोई फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया था कौन कंट्रोल करता है, जो कि जीन था। अगला, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में। ठीक है, 1869 में डिस्कवरी की थी डीएनए। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसिटी जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो डीएनए है मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है मोस्ट ऑर्गेनिज्म उसमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जैसे वायरस को ले ले, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ले ले, उसमें क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, वही बात है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस, मतलब जो मैंने अभी बताया कि कुछ वायरसेस में या फिर कुछ बैक्टीरिया में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जीएम, गुड मॉर्निंग, जेनेटिक मटेरियल। आगे देखते हैं की प्रोसेस, थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं क्या है। अभी हम लोग को ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बस इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो है कि इसके में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रो है। पहला दिया है डीएनए स्ट्रक्चर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सभी को पता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है तो मैं यहां बता ही देता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, राइटिंग सभी क्लियर है ना? ठीक, तो रेप्लिकेशन क्या होता है? अगर डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, कि डीएनए की ही कॉपी बन रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, आई होप सभी क्लियर होगा कि रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, मतलब डीएनए की कॉपी बन रही है, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा एंजाइम? एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एंजाइम यूज होता है रेप्लिकेशन में। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, वही बात जो भी मैंने बताया, मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है, डीएनए से आरएनए जो बनता है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एक चीज और, ट्रांसक्रिप्शन में हमें ये ध्यान देना है, जो बन रहा है, अगर हम देखिए डीएनए से ये, अगर हम एक और एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे होता है ना एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाली ये वाली जो है इसे हम कहते हैं कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड, और इसे कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। लेकिन जो आरएनए बनता है वो किसका कॉपी बनता है, वो इस वाले का कॉपी बनता है, ठीक है, कोडिंग का कॉपी बनेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये है, तो अगर हम इससे आरएनए बनाएंगे तो क्या बनेगा, आरएनए बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका कॉपी बनता है, इसका कॉपी नहीं बनता, इसको हम हटा देंगे साइड में, ठीक है। तो 5 प्राइम सेम रहेगा क्योंकि कॉपी बन रहा है, और यहाँ 3 प्राइम कॉपी हो गया। लेकिन अब क्या थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, इसमें एडेनिन है, इसमें भी एडेनिन, ग्वानाइन, लेकिन यहाँ पर थायमिन की जगह यूरासिल होगा, क्यों, क्योंकि ये आरएनए है, ठीक है, यहाँ पर यूरासिल होगा, बाकी सब सेम होगा, बन गया आरएनए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये एंजाइम यूज हो रहा है। काफी यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है एकदम, ताकि आसानी से सबको समझ में आएगा। मैंने इसीलिए यहाँ डायग्राम बना दिया है कि किसका कॉपी बनता है, किस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कौन सा एंजाइम यूज होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में बात होगा अभी, ठीक, आगे देखते हैं, अभी तो इंट्रो है सब। आगे क्या बोला है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड मैं फिर बना देता हूँ डायग्राम, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जेनेटिक कोड, ये रहा जेनेटिक कोड। अगर मैं बात करूं, ये है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, एमआरएनए है, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स यानी नाइट्रोजनस बेस है, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा है। अब ये वाला यहाँ पर है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये कुछ है, ठीक है, यू 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 सी 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 कुछ भी है, ठीक। ये सब क्या है, हम अगर इसे कहें ये तो सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट में न्यूक्लियोटाइड्स है, ये कहाँ से आ गया। अगर हम बात करें इसे हम पूरे कहें, इन सबको हम कहते हैं कोडॉन, ठीक है, इनके ट्रिपलेट को हम कहते हैं कोडॉन, इसे भी कोडॉन, कोडॉन, सब कोडॉन है। ये जो कोडॉन होता है ये कुछ अलग प्रोटीन बनाएगा, मतलब एमिनो एसिड बनाएगा, ठीक है, एमिनो एसिड बनाएगा। ये एमिनो एसिड फर्स्ट बना दिया, ये कोई दूसरा एमिनो एसिड बनाएगा, जैसे हम कहेंगे ये ग्लाइसिन बना रहा है, ये फेनिल एनालिन बना रहा है, कुछ अलग अलग बनाएंगे। ये क्या बनाएगा, एमिनो एसिड सेकेंड, ये बनाएगा एमिनो एसिड थर्ड। इस पूरे को हम कहते हैं जेनेटिक कोड, इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड, ठीक है। इनसे कौन सा एमिनो एसिड बन रहा है इसको, ये इसके सीक्वेंस को बताता है। जेनेटिक कोड क्या करता है, उस सीक्वेंस को बताता है जिससे एमिनो एसिड सिंथेसाइज होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक। देखते हैं, ठीक, तो यहां पर हम लिख लेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड लिखेंगे, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड on mRNA, ठीक है, on mRNA, ठीक है, mRNA का वो सीक्वेंस होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA दैट हैव इंफॉर्मेशन
that have code information for amino acid synthesize। ठीक है, ये होता है जेनेटिक कोड। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया है डायग्राम, पीछे आप देख सकते हैं। mRNA दैट हैव कोड इंफॉर्मेशन फॉर एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए वो इंफॉर्मेशन को कोड करता है, उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये क्या बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग हाउ जीन कैसे कंट्रोल करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये सब अभी लोग डिस्कस करेंगे, सब इंट्रो है अभी। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सभी को पता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड, उसमें क्या होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं, वो भी कैसे, राइट हैंडेड मैनर में घूमे हुए रहते हैं, कॉइल। देखते हैं डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर। पॉलीमर क्यों बोला है, और एक एक वर्ड हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, पॉलीमर इसलिए बोला है, ठीक है। ये जो है दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियोटाइड। जितने हैं सब न्यूक्लियोटाइड है। दो स्ट्रैंड, मतलब कि इसके दो स्ट्रैंड होते हैं ना, अकेला तो होता है नहीं, डबल स्ट्रैंड होता है। ये भी न्यूक्लियोटाइड है, सब न्यूक्लियोटाइड है। मतलब जो डीएनए है अब एक न्यूक्लियोटाइड से तो बना नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसलिए हम उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, मतलब सब है ढेर सारे, सबको अगर हम काउंट करें तो क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखते हैं बोला क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोला है, वही मैंने जो बताया, न्यूक्लियोटाइड। आगे लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए का जो लेंथ है वो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है, कितना ज्यादा नंबर है, उस बेस पे हम काउंट कर सकते हैं कि इसका लेंथ कितना हो सकता है। ठीक है, लगभग 2.4 मीटर। ठीक है, 2.4 मीटर अप्रॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ लेंथ, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, बेस पेयर का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बैक्टीरियोफेज का दिया हुआ है, ह्यूमन हैप्लॉइड सेल का दिया हुआ है, और ह्यूमन डिप्लॉइड सेल का दिया हुआ है, अरे डिप्लॉइड डीएनए का। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। बैक्टीरियोफेज 5x174, ये बैक्टीरियोफेज का नाम है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। इसको आप लोग देखिए, बस नाम में लोगों को लगता है बैक्टीरिया है, ये क्या है, वायरस है। बैक्टीरियोफेज ये क्या है, वायरस। और कैसा वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसमें जो बेस पेयर होते हैं 538, मतलब कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सेकंड देखते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितना होता है, 48502। ठीक है, बेस पेयर होते हैं। इसर्चिया कोलाई, जिसे हम कहते हैं ई कोलाई। ठीक है, इसमें जो होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं इसर्चिया कोलाई में। अगर हम ह्यूमन हैप्लॉइड सेल का देखें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। और अगर हम डिप्लॉइड सेल का देखें, सॉरी डिप्लॉइड सेल बार बार बोल रहा है, डिप्लॉइड डीएनए, तो इसका कितना होगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, इसको आप लोग लिख देगा। अगर हैप्लॉइड डीएनए तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होंगे, लेकिन अगर डिप्लॉइड के देखें तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। खत्म, अच्छा अभी है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोटाइड भी देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर हम बात करें, ये है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड।
अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं मैं पहले बता देता हूं। अगर न्यूक्लियोटाइड में हम बात करें तो इसमें होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होगा, और क्या होगा, सुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट, ठीक है, ये होगा न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, ये अगर हम मान लें ये न्यूक्लियोसाइड है तो इसमें देखेंगे हम तो दो चीजें होंगी। पहला तो होगा नाइट्रोजनस बेस और दूसरा होगा इसमें सुगर। इसमें फॉस्फेट नहीं होगा, ठीक है, इतना डिफरेंस है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। आई होप सभी क्लियर हो गए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है। आगे देखते हैं, मतलब पीछे देखते हैं और क्या बोला। नाइट्रोजनस बेस, अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन ये होते हैं प्यूरिन। लेकिन अगर पायरिमिडिन देखें तो होगा वो थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये होते हैं आपके पायरिमिडिन, ठीक है, ये है पायरिमिडिन और ये है प्यूरिन। कलर चेंज कर लेते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो वही प्यूरिन में क्या है, एडेनिन ग्वानिन, और पायरिमिडिन में क्या है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यूरेसिल किसमें होता है, वो आरएनए में होता है, यहाँ लिखा हुआ है एक एक चीज। पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए, राइबोज इन आरएनए, ये सब शुगर के बारे में बताया है। फॉस्फेट ग्रुप किसमें होगा, ये होगा न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोसाइड वही बताया है जो भी मैंने बताया है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा प्लस पेंटोज शुगर होगा, और वो आपस में जुड़े कैसे होंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। आगे देखते हैं, सेम वही बात है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन किससे होगा। हाँ, एक चीज छूट गया था, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोडाइस्टर लिंक, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जुड़े कैसे होंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मतलब ये फॉस्फेट है, इस वाले बॉन्ड को हम ईस्टर कहते हैं, एक ईस्टर बॉन्ड इधर है, एक ईस्टर बॉन्ड इधर है, मतलब दो ईस्टर बॉन्ड है, इसीलिए हम इसके कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंक, सही बात। आगे देखते हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, तो ये स्ट्रक्चर देखिए तो हमें पहले तो वो डबल हेलिकल होता है, ठीक है, तो उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, राइट हैंडेड मैनर में घुमा हुआ रहता है। अच्छा हाँ, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था, 1953 में, यहाँ दिया हुआ है 1953 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। आगे देखते हैं, इसमें बस वो जो मैंने स्टार्टिंग में जो सब बताया था सिर्फ वही चीज इसमें है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, वो भी 2 पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, एक पॉलीपेप्टाइड ये और एक ये, ठीक, ये। और एक चीज और, ये जो आपको यहाँ सीढ़ी की तरह मतलब की दिखाई दे रही, स्टिक दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, और इधर भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। मतलब जो भी नाइट्रोजनस बेस उसमें होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और अगर बात करें इसमें भी ये अभी कि कौन सा नाइट्रोजन बेस है, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो भी लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन विथ एंटी पैरेलल पोलैरिटी, सेम जैसे मैंने बताया था, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक की पोलैरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। आगे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बेस पेयर, ये एडेनिन थायमिन जो होता है, एडेनिन अगर हम बात करें एडेनिन और थायमिन, इनके बीच में 2 बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तब इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये याद रखने वाली बात है। एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आगे देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन प्यूरिन और पिरिमिडिन पेयरिंग, इनका एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि आपस में चिपके पड़े हैं, ठीक है, इनके भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है।
और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अरे कॉइलिंग इन राइट हैंडेड, वही जो मैंने बताया, राइट हैंडेड मैटर में घुमा हुआ रहता है। इनका जो पिच होता है, ठीक है, एक जो पिच होता है वो 3.4 नैनोमीटर। एक चीज यहाँ पे होगा 0.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और एक पिच जो होता है 3.4 नैनोमीटर का होता है। एक सेकंड सही था, एंगस्ट्रॉम था, ये नैनोमीटर बोला है, सही है। इनका ये जो दूरी है वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अगर एक पिच है पूरा जो ऐसे घूम के एक बार यहाँ आ रहा है, वहां से घुमा एक बार आया, उसको एक पिच कहते हैं। एक पिच के जो है 3.4 नैनोमीटर। आगे देखते हैं, बेस पेयर स्टैक स्टेबलाइज हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ऐसे एक दूसरे से स्टैक किए हुए हैं, घूमे हुए हैं ऐसे पूरा, इसको हम पूरा कहते हैं हेलिकल मॉडल। ठीक, दिया किसने था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और कब दिया था? 1963 में दिया था। आगे ये जो मैंने बताया स्टार्टिंग में वही है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस फ्लो को हम कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, इस फ्लो मतलब किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। और ये दिया किसने था? क्रिक, जो साइंटिस्ट है क्रिक, ठीक है, इन्होंने बताया था सेंट्रल डोग्मा इसे कहते हैं, ठीक है। वही सेम चीज है सब, स्ट्रैंड, बेस पेयर, सीक्वेंसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डीएनए रेप्लिकेशन, जो मैंने बताया था, ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। सिंथेसिस रिजल्टिंग इज आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए से डीएनए बनेगा, ये क्या है? एकदम आइडेंटिकल होता है, सेम वही बात। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, सेम वही, ठीक है। ये क्या है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसे हम इस फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, और ये किसी ने बताया था? क्रिक ने। आगे देखते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा सेशन रहेगा, पूरा इंट्रो हम लोग देख लिया। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी चीज छूट ना जाए, और कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम लोग अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।